हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल 2022 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 19। इससे पहले 18 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के नाम से। वहाँ पर आप सारे 18 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इन सभी वीडियोज़ का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के वीडियो जो होगा वो होगा मॉक टेस्ट नंबर 19 इंग्लिश के, जो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरर का। तो एरर निकालना है, इसमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। बोला गया है इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स were not made of permeable fabric you will drown in your sweat। यानी कि अगर आपके जो जॉगिंग क्लोथ्स हैं, अगर तुम्हारे जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक के नहीं बने होते, सो यू विल ड्रोन इन योर स्वेट, यानी कि पसीनों में, मतलब वो बिल्कुल जो कपड़े थे बिल्कुल भीग जाते। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट फॉर्म की यूज़ की गई है। ठीक है, वर यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है? पास्ट फॉर्म में। और पास्ट फॉर्म में क्योंकि ये सेंटेंस है तो यहाँ पर ये जो विल दे रखा है ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, तो इस विल की जगह पर यहाँ पर आना चाहिए था वुड। ठीक है, पास्ट में जब किसी फ्यूचर इवेंट की बात बताते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं वुड का। जो पार्ट इसमें सी है उसमें क्या है? एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। इसमें एरर बताना है कौन से पार्ट में है। द रिवर इज इन स्पेट, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वर्ब है वहाँ पर इन्होंने एक गलत वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रखा है। इट हैज़ ओवरफ्लोन, तो ओवरफ्लोन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। पानी की बात की जा रही है जो कि नदी में जो कि बेसिकली नदी है जो कि किनारों से ऊपर बहने लग गई है। ठीक है, पानी यहाँ ऊपर बह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ओवरफ्लोन नहीं आएगा बल्कि वी थर्ड का यूज़ होगा, तो ये ओवरफ्लोड होगा। ओवरफ्लोड ना कि ओवरफ्लोन। तो ओवरफ्लोन गलत है, वो उड़ने के केस में आ जाएगा। ठीक है, फ्लाई, फ्लो, फ्लोन। तो यहाँ पर ओवरफ्लोड पानी के बहने की बात की गई है, तो जो पार्ट नंबर बी है इसमें एरर होगा, पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर का है नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं नीदर नॉर ईदर और वाले, तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी यहाँ से बनते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो नीदर के आगे जैसे यहाँ पर देम दे रखा है, तो इसके बाद हमेशा हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं? इज़ का। तो एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करता है, यानी कि नीदर ऑफ देम, यानी कि उन सभी में से कोई एक भी नहीं। नीदर का यही मतलब होता है। ठीक है, किसी एक की बात करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन में से। ठीक है, बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात करते हैं, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आर गलत वर्ब है, आर की जगह क्या आएगा? इज़। नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो पार्ट बी में इसमें एरर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में बोला गया है हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है, इसमें बोला गया हैड ही इन्वाइटेड मी, अगर वो मुझे इन्वाइट करता, सो आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन अटेंड करता। तो ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये पहले का ये जो पास्ट में जो दो बेसिकली वर्क होते हैं, तो उसमें से जो पहला वर्क होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो उसी में ही लिखा हुआ है हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। देन उसके बाद वाले वर्क को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, तो ये आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगेन एरर का क्वेश्चन है वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। तो ये प्रोनाउन से रिलेटेड है।
आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, जिस भी हम नाउन की यहाँ पर बात करते हैं तो उसी के लिए पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे योर के लिए योर सेल्फ, माई के लिए माई सेल्फ। सिमिलरली वन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है वो होता है वन सेल्फ, वन सेल्फ। तो यहाँ पर वन मस्ट अवेल ऑफ की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वन सेल्फ। सो वन मस्ट अवेल वन सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। तो इसमें पार्ट ए में क्या है, एरर है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। तो वन सेल्फ यहाँ पर रिप्लेस करेगा ऑफ को। नाउ सिनोनिम बताना है हमें पिटी। तो पिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं दया। ठीक है, पिटी का मतलब होता है दया। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। ऑफेंस का मतलब तो क्रोध, झगड़ा, उस सेंस में आ गया। काइंडनेस भी एक तरह की दयालुता आप कह सकते हैं। ठीक है, दयालुता, तो ये तो वर्ब हो जाएगी। वहीं जॉय, जॉय भी ये खुश मिजाज या खुशी को, है ना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। मर्सी जो है वो दया के लिए यूज़ होती है, दया। तो इसका जो करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मर्सी। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम यहाँ पर पूछा गया। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, कठोर। ठीक है, उसको बोला जाता है ज़िद्दी, ऑब्स्टिनेट को। तो यहाँ पर फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। अनरीजनेबल का मतलब जिसका कोई तर्क ही नहीं है, यानी कि अतार्किक जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनयील्डिंग। अनयील्डिंग मीन्स ज़िद्दी, या जो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, जो जल्दी से आसानी से बात नहीं मानता, उसको बोला जाता है ऑब्स्टिनेट या अनयील्डिंग। तो इसका करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसमें से क्या होगा, अनयील्डिंग। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेजिग्रेशन का मतलब क्या होता है एंड उसका एंटोनिम क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का हमें एंटोनिम बताना है। तो स्ट्राइफ क्या होता है, स्ट्राइफ यूज़ किया जाता है एक तरह के एंगर को, लड़ाई झगड़े, वॉर से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, लड़ाई से रिलेटेड, फाइट, इन सभी का मतलब एक तरह से हम स्ट्राइफ की सेंस में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बाकी तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं, जैसे कि वॉर, एंगर, वो का मतलब होता है शत्रु, एनिमी। तो यहाँ तीनों ये ऑप्शन एक जैसे हैं, मतलब जो सबसे अलग यूनिक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीस। तो पीस क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा स्ट्राइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। इसका मतलब इसके लिए वन वर्ड हमें बताना है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मतलब असहायक रूप से संघर्ष करते रहना। ठीक है, यानी कि बिना सहायता के संघर्ष करते रहना, उसको टू स्ट्रगल हेल्पलेसली बोला जाता है। और इसके लिए जो सबसे मोस्टली प्रेवलेंट वर्ड है वो है फ्लाउंडर। ठीक है, फ्लाउंडर इसी के लिए यूज़ किया जाता है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। ठीक है, असहायक रूप से लगातार संघर्ष करते जाना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो नहीं, ये ईडियम फ्रेज का आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस ईडियम का हमें मतलब बताना है यहाँ पर। दे से जॉइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज का क्या मतलब होगा यहाँ पर। तो देखिए, ड्रिंक लाइफ टू द लीज का मतलब होता है एक ऐसी लाइफ जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। ठीक है, जिसमें बेसिकली पता नहीं रहता कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, एक तरह की बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ आप कह सकते हैं, ड्रिंक लाइफ टू द लीज। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे इस तरह का, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। ठीक है, दे से जॉइन द आर्मी टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, ऑप्शन नंबर सी। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग पूछिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। इसका यही करेक्ट आंसर होता है एग्जीक्यूटिव का। इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो भी इसका मीनिंग है वो आपको बताना है। ये फिलर का क्वेश्चन है, माई फादर डैश होम लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात की गई है, पिछले समय की, पास्ट की बात हो रही है।
तो हम पास्ट फॉर्म में कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, V2। तो यहाँ पर मुझे V2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1 वेंट, यानी कि माई फादर वेंट होम लास्ट वीक। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इट्स नॉट पॉसिबल टू डैश दिस हाउस इन दिस अमाउंट। तो अमाउंट की बात की गई है, हाउस की बात की गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिनोवेट दिस हाउस इन दिस अमाउंट, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंसोल दिस हाउस। तो कंसोल और हाउस का तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा, कंसोल तो संतावना देना होता है, ठीक है। ब्लीट भी यहाँ पर कोई मीनिंग दे रहा, वहीं एस्टोनिश भी यहाँ पर करेक्ट फुलफिल नहीं करेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 रेनोवेट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिनोवेट दिस हाउस इन दिस अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट नेचुरल डायमंड्स हैव सम टाइप ऑफ डैश। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्लो का मतलब होता है एक तरह की धारा, बहना। फ्लोर का मतलब तो ये आटा हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट मैच नहीं करेगा। फ्लोर का मतलब फर्श, ज़मीन, ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से को तो कोई भी सेंस नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कमी, ठीक है, तो जितने भी नेचुरली अकरिंग डायमंड्स होते हैं उसमें कुछ टाइप की कमियां पाई जाती हैं, फ्लॉ, ठीक है, फ्लॉज जिसको बोलते हैं। मोस्ट नेचुरल डायमंड्स हैव सम टाइप ऑफ फ्लॉज। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अपने पैसेज, जो फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो पूरा आपका पैराग्राफ दिया जाता है उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं फिलर्स के, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें करना है हमें, पहले पढ़ेंगे इस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे पैसेज को, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। सो every now and then there are going to be bad days, though tough days, mood swings and all things nasty that may put a dash। तो यहाँ पर बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन दिए हुए स्माइल, डैम्पर, मेकअप, मार्कर। सो एवरी नाउ एंड देन देर आर गोइंग टू बी बैड डेज, टफ डेज, मूड्स swings and all things nasty that may put a dash on our happy days। यानी कि हैप्पी डेज को, अपने खुशहाल दिनों को उसका विपरीत कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। तो स्माइल तो यहाँ पर आएगा नहीं, स्माइल ऑन आर हैप्पी डेज। आप ऐसे भी एक एक रख कर देखेंगे तो नॉर्मली अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश का अंदाजा है तो वो पता चल जाता है कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पर इसमें जो ऑप्शन है वो ठीक से फिल होगा। मेकअप ऑन आर हैप्पी डेज, मार्कर ऑन आर हैप्पी डेज, ये ठीक से मैच नहीं कर रहे हैं। डैम्पर क्या होता है, डैम्पर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसके ऊपर हिंदी में बोलते हैं ना कि पानी फेर देना या गीला कर देना, ठीक है, उस तरह से। तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा डैम्पर, यानी कि डैम्पर ऑन आर हैप्पी डेज, उसके ऊपर पानी फेर देना या उसको ख़राब कर देना। एट एनी गिवन मोमेंट however we are the ones who can make a dash between letting these things। so make a gap, make a choice, make a difference or make a bridge। तो we are the ones who can make a choice between letting, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज चॉइस। सो वी आर द वंस हु कैन मेक अ चॉइस बिटवीन, दो चीज़ों में से, लेटिंग दीज थिंग्स गेट इन द वे और पुशिंग देम राइट बट बाय डैश, ठीक है। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज चॉइस। देन इसके बाद तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड में हमें देखना है कि क्या करेक्ट आंसर इसमें आ सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया था, एट एनी गिवन मोमेंट हाउएवर वी आर द वंस हु कैन मेक अ चॉइस बिटवीन लेटिंग दीज थिंग्स गेट इन द वे। तो रास्ते में इन चीज़ों को आने दें कि ये जो बीच बीच में अपने मतलब जो हैप्पी डेज होते हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, या फिर अपने पास चांस है और चॉइस है टू गेट इन द वे और पुशिंग देम राइट आउट, यानी कि उनको अलग हटा देना रास्ते से। आउट बाय डैश टाइम इन थिंग्स और पीपल। तो यहाँ पर बताना है एक्सपेंडिंग टाइम,
स्प्रेडिंग टाइम या इन्वेस्टिंग टाइम या स्पेंडिंग टाइम। तो बहुत बार आपने सुना होगा टाइम को इन्वेस्ट करना, ठीक है। नॉर्मल अब अगर आपने सेंटेंस भी सुन रखे हैं तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल डैश मेक अस हैप्पी। फोर्थ में देख लेते हैं, तो कौन हैप्पी कर रहे हैं, पीपल। तो यहाँ पर बोला गया है आउट बाय, ये हमने देखा था, ठीक है। तीसरे में आया था आउट बाय इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल डैश मेक अस हैप्पी। वेयर मेक अप हैप्पी, तो ये तो क्वेश्चन मार्क के लिए यूज हो जाता है, तो ये तो आएगा नहीं। विच मेक अस हैप्पी, तो पीपल की बात की गई है, विच वैसे ही नहीं आ सकता यहाँ पर। होम थर्ड पर्सन के लिए जो यूज हो जाएगा, थर्ड पर्सन की यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, हु, ठीक है। सो थिंग्स आर थिंग्स और पीपल हु मेक अस हैप्पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ जाएगा, हु। I have had the list of things that has made me happy for years now. I made it back in college to help me deal with some difficult times that I faced then. Even today, every now and then, when things go dash, I always go back to this, and one or more things listed here always lights me up. ठीक है, तो इवन टुडे एवरी नाउ एंड देन व्हेन थिंग्स गो डैश, तो थिंग्स गो राइट, थिंग्स गो रॉन्ग, थिंग्स गो फास्ट, थिंग्स गो स्लो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि जब भी चीज़ें गलत जाती हैं यानी कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाती, वेन एवर थिंग्स गो रॉन्ग आई ऑलवेज गो बैक टू दिस एंड वन और मोर थिंग्स लिस्टेड हियर ऑलवेज लाइट्स मी अप। तो यहाँ पर जो तरीका बताया है तो उसको हमेशा फॉलो करते हैं और उनमें से कोई ना कोई तरीका मुझे हमेशा फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में, ये ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ रॉन्ग। तो ये था इंग्लिश का कंप्लीट मॉक टेस्ट। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके कितने इसमें करेक्ट हुए हैं 20 में से, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और PDF इसको डाउनलोड करना है तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video.